और ऑफिशियल्स एक दूसरे के बीच में एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही किसी भी जगह पर 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग को अवॉइड करना है। डबलिंग रेट ऑफ केसेस, जिसका मतलब है कि कितने दिनों में टोटल केस काउंट डबल हो रहा है, उसको हम अलग अलग इंटरवल्स पर कैलकुलेट करते हैं और जिसके तहत हमने पिछले 7 दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पे जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है, जिसमें कि दिल्ली में डबलिंग रेट 8.5 डेज है, कर्नाटका में 9.2 डेज है, तेलंगाना 9.4 डेज, आंध्र प्रदेश 10.6 डेज, जम्मू कश्मीर 11.5 डेज, पंजाब 13.1 डेज, छत्तीसगढ़ 13.3 डेज, तमिलनाडु 14 डेज और बिहार 16.4 डेज। ये जितने राज्य हैं यहाँ पर 20 से कम करीब डबलिंग रेट नोटिस किया गया। इसके साथ ही कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है, जिसमें अंडमान निकोबार 20.1 है, हरियाणा 21 डेज, हिमाचल प्रदेश 24.5 डेज, चंडीगढ़ 25.4 डेज, असम 25.8 डेज, उत्तराखंड 26.6 डेज, लद्दाख 26.6 डेज। इसके साथ ही हमारी कुछ स्टेट इवन उनका 30 दिनों से भी ज़्यादा डबलिंग रेट, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस, उनका केस मैनेजमेंट में हम इम्प्रूवमेंट नोटिस कर रहे हैं, वह है उड़ीसा और केरला। एक चीज कायम है कि इस विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी जो डेवलप होती है, वो एंटीबॉडी कितनी पावरफुल होगी, वो इम्यून रिस्पांस का द्योतक होगी क्या, इसका कहीं पता नहीं है। ऐसे रहते हुए भी इसकी इसकी इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस पर्पस के लिए हो सकता है, क्योंकि सर्वेलेंस में मैंने जैसे पहले एक बार बताया था, मैं अगर ये बताना चाहता हूँ कि 5%, समझ लीजिए कहीं सर्वे किया, 5% लोगों को बीमारी थी, वो अगर 4.5 भी आई और वो कंसिस्टेंट एरर, उसी ढंग से वही टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से भी उतनी 4.5 4.3 भी आई, कंसिस्टेंट रही वो एरर, तो उसमें एपिडेमियोलॉजिक सर्वेज में जहां हम ट्रेंड मॉनिटर कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गिनती ही कम करता है। आपको अगर उदाहरण देना है तो सादे ढंग से देता हूँ। जैसे अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है और उसका कंपैरिजन हम जो बाथरूम स्केल इस्तेमाल करते हैं वजन के लिए, वो दोनों में अगर हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो होगा उस पर एक्यूरेट आएगा, लेकिन जो बाथरूम वेइंग मशीन है उसमें एरर रहेगी। लेकिन अगर वजन देखना है तो हमको 100 ग्राम से फर्क आया क्या, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम वजन 60-70 किलो का देख रहे हैं, वो थोड़ा कम ज़्यादा इधर उधर हुआ तो भी चल जाता है। इसकी ये तो पहली बार टेस्ट आई है हमारे यहाँ, तो एक ही बैच जो आई है, तो वो सवाल तो उठेगा नहीं। ये सारी टेस्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट आई हैं उनकी ये CE-IVD अप्रूव्ड हैं, इनको टेस्ट किया गया था कि ये उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्लेम्ड है वो उसके कॉन्फिडेंस के रेंज में है क्या करके, उसमें वो ठीक पाई गई। हमको जो दूसरी एक ये मिली है कि वेस्ट बंगाल में कुछ टेस्ट जो BGI किट करके माना जाता है, RT-PCR किट, वो RT-PCR किट बराबर काम नहीं कर रहा है, ऐसे हमको एक ग्रीवेंस मिला। वो ग्रीवेंस के तरफ देखते वक्त 2-3 चीज़ें हमको याद रखना है कि ये BGI किट US FDA अप्रूव्ड है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 डिग्री के अगर ऊपर गया तो वो टेस्ट रिजल्ट्स बराबर नहीं आ सकते हैं। तो जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट ये थी कि कुछ लोगों की रिपीट टेस्ट करना पड़ा, क्योंकि सारे लाइट अप नहीं हो रहे हैं, उसके साथ कंट्रोल जो रहते हैं वो। ये कब होता है?
कभी कभार टेक्नीशियन जब वो काम करेगा, ज़्यादा सैंपल नहीं रहे तो उसके स्ट्रिप्स निकाल के उसको और एक बार रन करता है दूसरे टेस्ट को करने के लिए। जब वो वैसे करने जाएगा तो उसने वो कहाँ किट रखा था, वो क्या रूम टेम्परेचर पे छोड़ के उसने फिर टेस्ट करने की कोशिश की, उसके ऊपर वो आमादा होगा। लेकिन हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बताया है कि जो एनआईवी में हम किट इस्तेमाल करते हैं वो किट तकरीबन 10,000 टेस्ट के लिए काफ़ी हैं। वो नाइसेड में है कलकत्ता में, वो हम उनको टेम्पररी वो क्राइसिस टाइड ओवर करने के लिए दे रहे हैं।